So the next topic that we are going to discuss is the factor cost and the market price. Okay. So while estimating the national income and related aggregates, monetary value of final goods and services can't be estimated in two ways: at factor cost at the market, can be estimated. ठीक है, जब भी हम लोग क्या करेंगे, नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे और उसके रिलेटेड जो भी एग्रीगेट्स हैं, तो मॉनेटरी वैल्यू जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की है, कैसे वो एस्टिमेट होगी, टू वेज से, एट दी फैक्टर कॉस्ट के थ्रू होगी और एट मार्केट प्राइस के थ्रू होगी. ठीक है. सो फर्स्टली वी विल डिस्कस द फैक्टर कॉस्ट. सो फैक्टर कॉस्ट रेफर्स टू द ऑल फैक्टर पेमेंट मेड बाय द प्रोड्यूसिंग यूनिट टू द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. फैक्टर कॉस्ट क्या होता है? सारे फैक्टर पेमेंट्स होते हैं किस पे? जो भी कोई भी प्रोड्यूसिंग यूनिट है, कोई भी प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसिंग यूनिट है, जो डिफरेंट फैक्टर्स को क्या किया, उसने हायर किया है. ठीक है. जितने फैक्टर्स को उसने हायर किया है, उस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को जो भी हायर किया, उस पर जो भी कॉस्ट इनकर हो रहा है, जैसे जो भी कॉस्ट इनकर हो रहा है, जो भी इनको पेमेंट किया जा रहा है, वो होता है फैक्टर पेमेंट. ठीक है. तो ये कौन कौन से डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर दी लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर. एंटरप्रेन्योर. ठीक है. ये क्या हो गया? आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हो गए. अब इन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पे क्या होगा? फैक्टर पेमेंट मिलेगा. फैक्टर इनकम, फैक्टर पेमेंट जनरेट होगा. तो लैंड पे क्या मिलेगा? लैंड पे मिलेगा रेंट. लेबर पे मिलेगा, लेबर को मिलेगा क्या? वेजेस. कैपिटल पे मिलेगा आपको इंटरेस्ट. और एंटरप्रेन्योर को क्या मिलेगा? प्रॉफिट. ओके. सो दीज ऑल आर रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट. These all are basically the factor cost or the factor payment. Okay. So factor cost refers to the all factor payment made by the producing unit. Producing unit made करता है to the factors of production, जो भी factor of production है, for rendering productive services in the production of goods and services. कि जो भी producing services है, ठीक है, जो भी प्रोड्यूसिंग रेंडरिंग प्रोडक्टिव सर्विसेज है, जो भी डिफरेंट सर्विस प्रोवाइड कर रहा है ऑन द प्रोडक्शन ऑफ इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो भी गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है. ठीक है. सो इट इज़ कॉल्ड द फैक्टर कॉस्ट. इसको हम लोग फैक्टर कॉस्ट कहते हैं बिकॉज इट इज़ द कॉस्ट ऑफ द प्रोड्यूसर फर्म टूवर्ड्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट. ठीक है. ये क्या होता है? इसको फैक्टर कॉस्ट बोलते हैं. क्यों? क्योंकि ये कॉस्ट किसका है? प्रोड्यूसर फर्म का है. मतलब प्रोड्यूसर्स इसको हायर करते हैं टूवर्ड द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लिए किस फॉर्म में? रेंट किस पे मिलेगा? लैंड पे. वेजेस किस पे मिलेगा? लेबर को मिलेगा. इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट होगा आपका कैपिटल. एंड प्रॉफिट किसको मिलेगा? एंटरप्रेन्योर को. ठीक है. तो ये होता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. सो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन सिंपली मीन्स अ कॉस्ट which is made to the all the factor payment by the producing unit to the factors for the hiring the different factors of production. ठीक है. नेक्स्ट है आपका मार्केट प्राइस. सो मार्केट प्राइस इज़ द प्राइस एट विच कमोडिटी इज सोल्ड इन द मार्केट. मार्केट प्राइस वो प्राइस होता है जिसपे जो भी सारी कमोडिटीज़ हैं वो मार्केट में सोल्ड आउट होती है. जो हम लोग देखते हैं MRP, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, जो हम लोग भी कोई भी कमोडिटी को परचेज़ करते हैं उस पर पेमेंट करते हैं सीधे डायरेक्टली वेन टू द मार्केट. जब भी हम लोग मार्केट में जाते हैं, वेन एवर वी गो, तो जो भी प्राइस हम लोग पे करते हैं फॉर एनी कमोडिटी, दैट इज़ कॉल्ड द मार्केट प्राइस. ठीक है. सो इट इज़ द प्राइस व्हाट द बायर पे फॉर द कमोडिटी. ठीक है. ये प्राइस होता है जो कोई भी बायर कोई भी कमोडिटी पे कर रहा है. सो मार्केट प्राइस इज़ द सम टोटल ऑफ फैक्टर कॉस्ट एंड NIT. तो मार्केट प्राइस क्या हो गया? मार्केट प्राइस हो गया आपका सम टोटल ऑफ फैक्टर कॉस्ट, जितने भी फैक्टर कॉस्ट है प्लस NIT, जो भी NIT लग रहा है, मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्स. तो मार्केट प्राइस क्या होगा? मार्केट प्राइस इज इक्वल टू
फैक्टर कॉस्ट प्लस NIT, फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स. ओके, सो MP इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट प्लस NIT. नेक्स्ट है आपका, हाँ, अब बात आती है कि हम लोग फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस में फैक्टर कॉस्ट और NIT को ले रहे हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्स. तो व्हाट इज़ NIT? सो NIT इज़ द सिंपली द डिफरेंस बिटवीन दी इनडायरेक्ट टैक्स एंड दी सब्सिडीज़. ठीक है, तो इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स आर दी दोज गुड्स एंड विच इज़ इम्पोज्ड ऑन दी गुड्स एंड सर्विसेज ड्यूरिंग देयर प्रोडक्शन. ठीक है, बेसिकली जो भी टैक्सेस लग रहे हैं ऑन गुड्स एंड सर्विसेज ड्यूरिंग देयर प्रोडक्शन टाइम पे जो भी टैक्सेस लग रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स. दैट इज़ ऑन मैन्युफैक्चरिंग, कोई भी कमोडिटी मैन्युफैक्चर हो रही है, सेलिंग, ट्रांसपोर्टिंग एक्सेट्रा, और कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स. ठीक है, ओके. सो सिंपली ऑल टैक्सेस ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, जो भी टैक्स हम पे करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज पे ड्यूरिंग देयर प्रोडक्शन, जब भी प्रोडक्शन हो रहा है. जैसे हम लोगों ने टैक्स पे किया किस पे? मैन्युफैक्चर पे. जब कमोडिटी मैन्युफैक्चर हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है, कमोडिटी को गुड्स को सोल्ड कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं मार्केट में, ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, जब ट्रांसपोर्टेशंस के थ्रू, आर कॉल्ड द इनडायरेक्ट टैक्स. सो एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, सेल्स टैक्स, लाइसेंसिंग फीस, service tax, entertainment tax are the some examples of the indirect tax before the introduction of the GST. okay, ये सारे जो टैक्सेस हैं आपको दिख रहा होगा, सेल्स टैक्स हो गया, सर्विस टैक्स हो गया, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, ये सारे टैक्स क्या हैं आपके अलग थे. बट आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ द GST, जैसे ही GST 2017 में इंट्रोड्यूस हुआ, सो ये सारे जो टैक्स है वो वन हो गए. मतलब आपको पता होगा वन कंट्री वन नेशन वन टैक्स, सॉरी. तो मतलब एक नेशन है तो उस पर टैक्स भी एक अलग अलग टैक्स को पे नहीं करना पड़ता है. सो दीज टैक्सेस रेजेस द प्राइस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस. ये जो टैक्स होते हैं वो कोई भी कमोडिटी की प्राइस को इंक्रीज़ कर देते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर कोई भी कमोडिटी 500 की प्रोड्यूस हुई है तो उस पर इंटरेस्ट पे करते हैं 2% पे या 5% पे. तो अब ये 5%, 500 का 5% निकाल के प्लस इसमें आप 25 और ऐड कर दोगे, तो अब ये प्राइस क्या हो गई? 525. तो बाय इम्पोजिंग द टैक्स इट रेजेस द प्राइस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज. ये जो भी गुड्स हैं उनकी प्राइस को इंक्रीज़ कर देती है. सो दीज आर कॉल्ड द इनडायरेक्ट. ठीक है, ये इनडायरेक्ट होते हैं बिकॉज बर्डन ऑफ दीज टैक्सेस इज शिफ्टेड टू द बायर्स, although the responsibility of paying these taxes is on the production unit. ठीक है, तो ये जो ये क्या होते हैं, बेसिकली इनडायरेक्ट टैक्स की जब हम बात करते हैं तो इनका जो भी बर्डन होता है वो हम नेक्स्ट पे शिफ्ट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर मैन्युफैक्चरर है, वो कमोडिटी को प्रोड्यूस कर रहा है तो उस पर कुछ टैक्स को वो पे कर रहा है. ठीक है, उस पे करते टाइम वो अपना जो बर्डन है वो सोचेगा कि अगर मेरे को 10% है तो देन कवर उसको 10% ही करना है, बट वो अपने 7% करेगा. 3% वो एक्स्ट्रा होल सेलर पर लगा देगा. अब होल सेलर तो अपना तो टैक्स लेगा ही लेगा, अब वो 3% उसको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा. नेक्स्ट वही सेम रिटेलर के साथ करेगा, क्योंकि सब अपना कहीं ना कहीं प्रॉफिट मार्जिन को क्रिएट करते हैं. सेम चीज़ पूरा फिर देन होल बर्डन किस पे आ जाएगा? पूरा कंज्यूमर पे आ जाएगा, क्योंकि कंज्यूमर ही क्या होता है, वो डेस्टिनेशन होता है. ठीक है, सो बिकॉज बर्डन ऑफ दीज टैक्सेस इज शिफ्टेड टू दी बायर्स, जो भी इसका बर्डन है वो बायर्स पे शिफ्ट हो जाता है. सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेइंग दिस टैक्सेस इज ऑन प्रोडक्शन यूनिट. ठीक है, बट इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी? प्रोडक्शन यूनिट को पे करने की थी, बट वो पूरा प्रेशर किस पे आ गया? प्रोड्यूसर पे आ गया. ठीक है, नेक्स्ट है आपका डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम. So domestic income is the money value of all the final goods and services produced within the domestic territory of a country during the period of 1 year. ठीक है, डोमेस्टिक इनकम क्या होती है? ये एक मनी वैल्यू होती है सारे फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की, जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हैं प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1 ईयर की मनी वैल्यू, जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज है उनकी वैल्यू जो कोई भी डोमेस्टिक टेरिटरी कंट्री में प्रोड्यूस्ड हुए किसी भी काउंटिंग ईयर में और 1 ईयर में. सो इफ़
net factor income earned from abroad resident of a is added to it, it becomes the national income of a country. ठीक है, अगर डोमेस्टिक इनकम में हम लोग NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, सो इट बिकम्स दी नेशनल इनकम. तो डोमेस्टिक इनकम में क्या मतलब, डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर ही जो कमोडिटी प्रोड्यूस हो रही है उसको लेते हैं. नेशनल इनकम में जब हम लोग क्या करते हैं, जो भी फैक्टर इनकम रिसीव्ड हमें अब्रॉड से हो रही है और जो फैक्टर इनकम हम अब्रॉड को पे कर रहे हैं, इनको हम लोग मर्ज कर देते हैं. तो जब NFIM कैसे कैलकुलेट करते हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज इक्वल टू फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम पे टू अब्रॉड. ठीक है, इसके थ्रू हम लोग ने क्या कर लिया, वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया. अब डोमेस्टिक इनकम में अगर हम लोग NFIA को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे. जब डोमेस्टिक इनकम में इसको ऐड कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये नेशनल इनकम बन जाएगा. सो द नेक्स्ट टॉपिक इज़ डोमेस्टिक इनकम. देखिए टू कंसेप्ट होता है दैट इज़ डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम. ठीक है, डोमेस्टिक इनकम इज इक्वल टू हो जाता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, और नेशनल इनकम नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट. यही दोनों में डिफरेंस है. डोमेस्टिक इनकम मतलब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट और नेशनल इनकम मीन्स NNP एट फैक्टर कॉस्ट. ओके ओके, सो डोमेस्टिक इनकम भी जो बात किया हमने कि डोमेस्टिक इनकम को हम लोग क्या बोलते हैं, NDP एट फैक्टर कॉस्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट भी हम लोग बोलते हैं. और नेशनल इनकम को जब हम लोग डोमेस्टिक इनकम में NFIA प्लस कर देते हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड विच इज़ कैलकुलेटेड बाय द फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड, सो दैट व्हेन वी ऐड द NFIA into the domestic income we can calculate the value of national income, right? So domestic income is the sum total of factor income generated by all the producing units located within domestic territory of a country in an accounting year. ठीक है, तो बेसिकली डोमेस्टिक इनकम क्या होता है कि सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम, जो भी फैक्टर इनकम है उसका सम टोटल जनरेटेड बाय ऑल दी प्रोड्यूसिंग यूनिट, सारी जो भी प्रोड्यूसिंग यूनिट्स हैं उनके थ्रू जो भी जनरेट हो रहा है, लोकेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री. जो कहाँ पे लोकेट हो रहा है, डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री की, डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री में जो लोकेट हो रहा है उसको बोलते हैं. सो इट इज़ द सम ऑफ द NDP एट FC बाई ऑल द प्रोड्यूसिंग यूनिट्स इन द डोमेस्टिक इकॉनमी. ये किसका सम होता है, सम ऑफ द नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट. ठीक है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का ये सम है. बेसिकली दी नेट डोमेस्टिक एट दी फैक्टर कॉस्ट बाय दी ऑल प्रोड्यूसिंग यूनिट्स इन दी डोमेस्टिक इकॉनमी. जो भी प्रोड्यूसिंग यूनिट है वो जो भी कमोडिटी प्रोड्यूस कर रही है किसी भी डोमेस्टिक इकॉनमी में. ठीक है, नेक्स्ट है आपका फॉलोइंग आर दी 3 कंपोनेंट्स ऑफ दी डोमेस्टिक इनकम, नेमली COE, OS एंड दी MI. So COE is the compensation of employee, OS is the operating surplus and MI is the mixed income. So firstly we will discuss with the that is compensation of employee, which is shortly known as COE. So it refers to the all monetary and non-monetary benefits which the employees receive directly or indirectly from their employers in return of the rendering productive services. ठीक है, इसमें क्या होता है, सारे monetary as well as non-monetary benefit, मतलब जो मनी के टर्म में नॉमिनल भी है और वो नॉमिनल नहीं भी है, बेनिफिट्स विच द एम्प्लॉयर रिसीव, जो भी एम्प्लॉयज़ होते हैं वो रिसीव करते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, डायरेक्टली रिसीव करते हैं या इनडायरेक्टली रिसीव करते हैं फ्रॉम द एम्प्लॉयर्स, जो भी एम्प्लॉयर्स हैं, इन रिटर्न ऑफ द रेंडरिंग प्रोडक्टिव सर्विसेज, जो भी उन्होंने प्रोडक्टिव सर्विसेज प्रोवाइड दी है उसके रिटर्न उनको क्या मिलता है, मॉनेटरी एज वेल एज नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स मिलता है. सो इट कंसिस्ट ऑफ वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, मतलब इसमें वेजेस और सैलरी कैश में भी होता है. कॉम्पनसेशन इन काइंड, कॉम्पनसेशन काइंड में जैसे रेंट फ्री अकोमोडेशन, जैसे बहुत डिफरेंट कंपनीज होती हैं वो क्या करती हैं, कॉम्पनसेशन प्रोवाइड करती हैं
कि रेंट फ्री दे दिए, मेडिकल फैसिलिटीज़ दे दिया, या बच्चों को स्कूलिंग की फैसिलिटी, फ्री लंच की फैसिलिटी, ये सारी क्या होती हैं, कॉम्पनसेशन काइंड में। फिर नेक्स्ट होता है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। ठीक है, जो भी एम्प्लॉयर्स का कंट्रीब्यूशन कहाँ पे हो रहा है, सोशल सिक्योरिटी स्कीम में। जैसे क्या क्या हो गया, प्रोविडेंट फंड हो गया, लाइफ इंश्योरेंस हो गया, ग्रेच्युटी हो गया, पेंशन्स हो गया। तो ये क्या है, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स होती हैं। ठीक है, तो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ में हम लोग ये इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट है आपका ऑपरेटिंग सरप्लस। सो ऑपरेटिंग सरप्लस इट इज़ द इनकम अर्नड फ्रॉम द प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। सो इनकम कहाँ से अर्न हो रही है, जो भी डिफरेंट प्रॉपर्टी है या कोई भी किसी की एंटरप्रेन्योरशिप है। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सरप्लस देखिए, इनकम फ्रॉम दी प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो इनकम में क्या क्या आ गया, रेंट, ठीक है, जो हमें लैंड से मिलता है, इंटरेस्ट जो हमें कैपिटल पे मिलता है, रॉयल्टी फ्रॉम पेटेंट एंड दी कॉपीराइट। ठीक है, जो भी पेटेंट एंड कॉपीराइट होती है तो उस पर क्या होता है, रॉयल्टी मिलता है। ठीक है, प्रॉफिट्स एंटरप्रेन्योरशिप के थ्रू कैसे होगी, डिविडेंड के फॉर्म में, कॉरपोरेट टैक्स के फॉर्म में, और कॉरपोरेट सेविंग और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और रिटेन्ड अर्निंग। ठीक है, कॉरपोरेट सेविंग उसको बोलते हैं, या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होते हैं, मतलब जो भी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया, दैट इज़ रिटेन अर्निंग भी उसको बोलते हैं। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सरप्लस में देखिए क्या क्या आ गया, 4 आइटम्स इसमें इंक्लूड हुए। अब इन 4 आइटम्स में क्या क्या है, दैट इज़ रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी एंड प्रॉफिट। अब प्रॉफिट के भी 3 पार्ट्स हैं, डिविडेंड, कॉरपोरेट टैक्स और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। नेक्स्ट है आपका मिक्स्ड इनकम ऑफ द सेल्फ एम्प्लॉयड। सो इनकम ऑफ ओन अकाउंट वर्कर्स लाइक फार्मर्स, डॉक्टर, बैंकर एक्सेट्रा एंड unincorporated enterprises like small shopkeeper, repair shops etc. is known as mixed income. ठीक है, इनकम कहाँ से हो रही है, ओन अकाउंट वर्कर से, जो भी खुद वर्कर्स हैं, मतलब जैसे फार्मर्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए, एंड इनकॉर्पोरेटेड इंटरप्राइजेज, जो भी इनकॉर्पोरेटेड इंटरप्राइजेज हैं, कि शॉपकीपर्स हो गए, रिपेयर शॉप्स हो गए, इज़ नोन एज मिक्स्ड इनकम। दे डू नॉट मेंटेन प्रॉपर अकाउंट, उन्हें क्या है, प्रॉपर अकाउंट मेंटेन नहीं करना होता है। ठीक है, प्रॉपर अकाउंट उन्हें मेंटेन नहीं करना होता है। दे यूज़ देयर ओन रिसोर्सेज लाइक लैंड, लेबर, फंड एक्सेट्रा। वो क्या करते हैं, अपने उनके जो भी रिसोर्सेज हैं उनको यूज़ करते हैं। मतलब जैसे कोई भी वो सर्विसेज डिफरेंट हायर नहीं करते हैं, जैसे लैंड, लेबर, फंड्स। एज अ रिजल्ट इट बिकम्स डिफ़िकल्ट टू क्लासीफाई As a result, it becomes difficult to classify their income from among COE and OS. ठीक है, तो उसके रिजल्ट में क्या है कि डिफ़िकल्ट हो जाता है कि उनकी इनकम COE एंड OS से हो रही है। तो इसलिए हम लोग NDP एट FC में क्या क्या लेते हैं, देखिए, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉई प्लस मिक्सड इनकम प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस, तो COE प्लस OS प्लस MI। नेक्स्ट टॉपिक इज़ नेशनल इनकम, जिसको हम लोग NNP एट FC भी बोलते हैं। ठीक है, सो प्रोडक्शन इज़ द आउटकम ऑफ द कंबाइंड एफर्ट्स ऑफ द 4 इनपुट्स। ठीक है, सो प्रोडक्शन किसका आउटकम है, कंबाइंड एफर्ट्स ऑफ 4 इनपुट्स का। ठीक है, जिसको हम लोग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी कहते हैं, दैट इज़ लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। ठीक है, एंटरप्रेन्योर। So land, labor, capital and entrepreneur, there are 4 inputs through which any producer produces the commodity. So factor of production are paid for their services out of value of output. So therefore income is generated in the production process. ठीक है, so factor of production are paid for their services. जो भी factor of production है, उनको जो भी वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उनसे उनको क्या किया जाता है, पेड किया जाता है आउट ऑफ वैल्यू ऑफ आउटपुट, जितना भी वैल्यू ऑफ आउटपुट है। सो देयरफॉर इनकम इज़ जनरेटेड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। तो इनकम क्या हो रही है, जनरेट हो रही है प्रोडक्शन प्रोसेस में। सो इनकम इज़ फर्स्ट जनरेटेड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस एंड देन डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग फैक्टर इनपुट्स फॉर देयर प्रोडक्टिव सर्विस। ठीक है, इनकम इज़ फर्स्ट जनरेटेड इन प्रोडक्शन प्रोसेस। इनकम क्या होती है, फर्स्ट जनरेट होती है किसमें, प्रोडक्शन प्रोसेस में, एंड देन डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग दी फैक्टर इनपुट्स फॉर देयर प्रोडक्टिव सर्विसेज। फिर क्या होती है, ये जो
जो भी इनकम है वो डिस्ट्रीब्यूट किस में हो रही है, फैक्टर इनपुट्स में हो रही है, जो भी प्रोडक्टिव सर्विसेज है. सो इनकम गिव्स राइज टू एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई वांट्स. इनकम क्या करती है, इनकम गिव्स राइज टू एक्सपेंडिचर. इनकम अगर हमारे पास होगी तो हम लोग क्या करेंगे, एक्सपेंडिचर करेंगे. तो एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज पे टू सेटिस्फाई दी वांट्स, वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए. सो एक्सपेंडिचर लीड्स टू दी फर्दर प्रोडक्शन. एक्सपेंडिचर क्या है, फर्दर प्रोडक्शन को लीड करती है. ठीक है, कि अब जैसे क्या है कि कोई भी कमोडिटी प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, प्रोड्यूस होगी तो डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लगेंगे. फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लगेंगे तो फैक्टर इनकम जनरेट होगी. जब लोगों के पास इनकम आएगी तो लोग एक्सपेंडिचर करेंगे. जब हम कंटिन्यूसली गुड्स का एक्सपेंडिचर करेंगे तो जो गुड्स है, जो स्टॉक है वो कम होंगे, देन इट लीड्स टू दी फर्दर प्रोडक्शन. फिर फर्दर प्रोडक्शन होगा. सो देर आर 3 phases इन सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम. कि नेशनल इनकम के 3 phases होते हैं, दैट इज़ प्रोडक्शन फेज, इनकम फेज एंड एक्सपेंडिचर फेज. सो अकॉर्डिंगली नेशनल इनकम कैन बी डिफाइंड इन 3 different ways. ठीक है, तो जो भी नेशनल इनकम है उसको 3 वे में हम डिफाइन करते हैं. सो फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस, जो भी फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड हुई है तो प्रोडक्ट मेथड. फ्लो ऑफ इनकम, जो भी इनकम फ्लो कर रही है अब उसी के रिटर्न में तो इनकम. एंड फ्लो ऑफ एक्सपेंडिचर, ठीक है, जो एक्सपेंडिचर हो रहा है तो एक्सपेंडिचर मेथड. सो हमने ये डिस्कस कर लिया है. दैट इज़ अगर हम लोग को क्या कैलकुलेट करना है, नेशनल इनकम. हम लोग को पता है डोमेस्टिक इनकम किसके इक्वल होती है, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट. नेशनल इनकम किसके इक्वल होती है, एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट. राइट. सो व्हेनेवर वी हैव टू कैलकुलेट दी एनआई, नेशनल इनकम, ये किसके इक्वल हो जाएगी, डोमेस्टिक इनकम प्लस एनएफआईए. एनएफआईए मतलब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कैसे कैलकुलेट करते हैं, फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम पे टू अब्रॉड. ठीक है. सो फ्रॉम प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से हम अगर देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, नेशनल इनकम इज द सम ऑफ द मॉनिटरी वैल्यू ऑफ फ्लो ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर. सो अगर हम लोग इनकम पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम earned by the normal resident of a country in the form of rent, wages, interest and profit in an accounting year. Next step from expenditure method से देखेंगे तो national product is the net output of commodities and services flowing during the year from country's production system into the hand of the ultimate consumer. ठीक है, वो किसके हैंड में जाएगी, अल्टीमेट कंज्यूमर की, और इनटू द नेट एडिशन टू द कंट्रीज कैपिटल गुड्स. और जो भी कैपिटल गुड्स के में एक और एडिशन होगा जब हम लोग क्या करेंगे, एक्सपेंडिचर मेथड से पढ़ेंगे. ठीक है. नेक्स्ट आपका टॉपिक है दैट इज एनएफआईए. ठीक है, हम लोग ने देखा कि नेशनल इनकम किसके इक्वल होता है, डोमेस्टिक इनकम प्लस नेशनल इनकम इज इक्वल टू डोमेस्टिक इनकम प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. सो द टॉपिक इज नेक्स्ट इज व्हाट इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, कि एनएफआईए क्या होता है. So NFIA is the it is the difference between the factor income earned by the normal resident of a country from rest of the world and factor income earned by the non-resident in the domestic territory of a country. ठीक है, मतलब कि सिंपली जो भी फैक्टर इनकम हम रिसीव्ड कर रहे हैं अब्रॉड से और जो भी फैक्टर इनकम हम अब्रॉड को पे कर रहे हैं. ठीक है, तो फैक्टर इनकम जो भी है अर्नड बाय नॉर्मल रेसिडेंट, जो भी नॉर्मल रेसिडेंट है कंट्री के, उनसे फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से जो मिल रही है. एंड फैक्टर इनकम अर्न बाय द नॉन रेसिडेंट, जो भी फैक्टर इनकम कौन अर्न कर रहा है, नॉन रेसिडेंट, जो भी नॉन रेसिडेंट है इन अ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री. ठीक है, डोमेस्टिक टेरिटरी. सो इट मे बी पॉजिटिव और निगेटिव. ये क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है. इसमें दोनों ही चांसेस है, ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव ही होगा. पॉजिटिव तब होगा जब हम लोग रिसीव ज़्यादा कर रहे हैं एज़ कंपेरिजन टू पेमेंट. निगेटिव तब होगा जब हम लोग रिसीव कम कर रहे हैं एज़ कंपेरिजन टू पेमेंट. ठीक है. सो NFIA इज़ पॉजिटिव एंड दी वाइस वर्सा. सो NFIA इज इक्वल टू, देखिए
net compensation of employee plus net income from property and entrepreneurship and net retained earning of the resident companies abroad. ठीक है, तो net compensation of employee होने का मतलब क्या हो गया? It is the difference between the COE compensation of employee earned by the normal resident, जो भी कंट्री के नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम अब्रॉड, एंड द कॉम्पनसेशन अर्न बाय द नॉन रेसिडेंट इंडिया, जो भी नॉन रेसिडेंट है इंडिया, उनके बीच का डिफरेंस. सिंपली जो भी अर्न हम लोग क्या कर रहे हैं, अर्न बाय द नॉर्मल रेसिडेंट जो कर रहा है ऑफ इंडिया का अब्रॉड से, और जो अर्न बाय द नॉन रेसिडेंट इन इंडिया. सो नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड entrepreneurship is the simply it is the difference between the rent, interest and profit and royalty earned by the normal resident of a country from abroad and similar payment made to the non-resident. ठीक है, जो भी हम ऑपरेटिंग सरप्लस, जो भी हम लोग फैक्टर इनकम जनरेट कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड रॉयल्टी, तो जो भी हम रिसीव कर रहे हैं और जो भी हम पे कर रहे हैं, इन दोनों का डिफरेंस हम लोग क्या निकाल लेते हैं, नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप. लास्ट है आपका दैट इज नेट रिटेन्ड अर्निंग. नेट रिटेन्ड अर्निंग क्या होता है? सिंपली इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अनडिस्ट्रीब्यूटेड ऑफ द रेसिडेंट कंपनीज अब्रॉड एंड फॉरेन कंपनी. ठीक है, जो भी प्रॉफिट रिटेन अर्निंग सिंपली मतलब कि जो भी प्रॉफिट कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, तो जितना भी प्रॉफिट हो गया शेयर्स पे, जो भी डिविडेंड पे कर रही हैं, इंटरेस्ट पे कर रही हैं, उसके बाद जो भी प्रॉफिट किसी भी प्रोड्यूसर और दी एनी बिजनेसमैन हैव रिमेन विद दी एनी प्रोड्यूसर्स और द बिजनेसमैन एनी एंटरप्रेन्योर इज कॉल्ड दी रिटेन्ड अर्निंग. कि जो भी उसका जो भी डिस्ट्रीब्यूट करना था जहाँ पे भी उसकी इनकम फैक्टर इनकम को, उसके बाद जो भी उसका प्रॉफिट बच गया उसको हम लोग बोलते हैं रिटेन अर्निंग. तो रिटेन अर्निंग नेट रिटेन अर्निंग कैसे करेंगे कि जो भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट किसका है, कोई रेसिडेंट कंपनी का और जो भी फॉरेन कंपनीज़ का है, तो उनके बीच का जो भी डिफरेंस हो गया, फॉरेन कंपनी जो इंडिया में, ऐसा नहीं कि कोई भी बाहर की कंपनी, फॉरेन कंपनी जो इंडिया में, उन दोनों के डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, नेट रिटेन अर्निंग. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका डिफरेंस किसके बीच का, NFIA एंड दी नेट एक्सपोर्ट. कि NFIA और नेट एक्सपोर्ट में क्या डिफरेंस है. सो जब हम लोग बात करते हैं NFIA, तो NFIA क्या होता है, इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड. जो हम लोग रिसीव कर रहे हैं और जो हम पे कर रहे हैं उसके बीच का डिफरेंस. नेट एक्सपोर्ट क्या होता है, इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दी वैल्यू ऑफ द एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड दी वैल्यू ऑफ द इम्पोर्ट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज. जो भी हम लोग किसकी डिफरेंस, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज माइनस इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. तो NFIA क्या हो गया, इट इज़ द पार्ट ऑफ द नेशनल इनकम. क्यों? क्योंकि हम लोग इनकम रिसीव भी कर रहे हैं और पे भी कर रहे हैं. बट नेट एक्सपोर्ट क्या हो गया, ये डोमेस्टिक इनकम का है, क्योंकि हम लोग विद इन दी डोमेस्टिक टेरिटरी हम लोग सारे ट्रांजेक्शन कर रहे हैं. तो इसके कंपोनेंट्स क्या क्या हो गया, नेट कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, नेट ऑपरेटिंग सरप्लस, नेट रिटेन्ड अर्निंग. ठीक है, और इसके कंपोनेंट्स क्या हो गया, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ द गुड्स एंड द एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ द सर्विसेज. तो बेसिक डिफरेंस यही है NFIA है नेट एक्सपोर्ट का, कि NFIA इज द पार्ट ऑफ नेशनल एंड नेट एक्सपोर्ट इज द पार्ट ऑफ डोमेस्टिक. राइट, नेक्स्ट और द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर is the factor payment and the transfer payment. Factor payment is also called as the factor income. So national income includes only those income or payment which correspond to flow of goods and services. ठीक है, नेशनल इनकम में हम लोग वही सारे गुड्स को लेते हैं जिनके करस्पॉन्डिंग कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो हो रहा है. सो इन एन इकॉनमी देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पेमेंट्स विल बी मेड. इकॉनमी में 2 टाइप के पेमेंट मेड होते हैं, तो वो फैक्टर पेमेंट होते हैं और ट्रांसफ़र पेमेंट. तो फैक्टर पेमेंट सिंपली मतलब कि इट इज़ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इन रिटर्न. कोई भी हम लोग सर्विस दे रहे हैं तो उसके रिटर्न में जो भी इनकम जनरेट हो रही है. ठीक है, फैक्टर प्रोडक्शन दिया तो कोई भी फैक्टर सर्विसेज जो भी हम लोग दे रहे हैं फॉर एग्जांपल जैसे रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट. ठीक है, नेक्स्ट ठीक है, फैक्टर इनकम अर्न्ड बाय द फैक्टर प्रोडक्शन एंड फैक्टर पेमेंट मेड बाय एन एंटरप्रेन्योर टू द फैक्टर टू देयर सर्विसेज. ठीक है, जो भी सर्विसेज मिल रही है.
ट्रांसफ़र पेमेंट क्या होता है? इट इज़ दी पेमेंट रिसीव विदाउट एनी करस्पॉन्डिंग ऑफ द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कि कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज का क्या होता है, फ्लो नहीं होता है, बस हम लोग क्या करते हैं, पेमेंट करते हैं। इसको हम लोग यूनिलैटरल पेमेंट भी कहते हैं। देखिए यहाँ पे दे रहा है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज दी यूनिलैटरल और दी वन साइडेड पेमेंट। वन साइडेड मतलब कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा, मतलब कोई भी गुड्स का एक्सचेंज नहीं हो रहा है, बस एक साइड से पेमेंट कर रहे हैं। कैसा? देखिए फॉर एग्जांपल जैसे आप देखो, ओल्ड एज पेंशन हो गई, स्कॉलरशिप टू दी स्टूडेंट्स, अनएम्प्लॉयमेंट, चैरिटी, सो दीज पेमेंट आर रिसीव विदाउट मेकिंग कंट्रीब्यूशन टू दी प्रोडक्शन। इसमें कोई भी प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। सो दिस इज़ योर फैक्टर पेमेंट एंड दी ट्रांसफ़र पेमेंट।